इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था कि अगर कोई बंदा, सबसे पहले तो अपन ने प्रिकॉशन लिए थे कि अगर कोई बंदे को शॉक लगे ही ना, आपा कुछ ऐसा करे। सेकंड में अपन ने किया था कि अगर किसी को शॉक लग गया है तो आपा उसको कैसे बचाएं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है किसी को तो क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। आप खुद से क्या कर सकते हो कि डॉक्टर के आने तक आप कैसे उसको जिंदा रख सकते हो, उसको सांस दिलवा सकते हो, या कुछ ऐसा ना कर बैठो कि वो आपकी वजह से उसको कुछ हो जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने करनी है जब तक डॉक्टर नहीं पहुंचता है, या डॉक्टर की तक आप उसको नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी को शॉक लगा है तो उसको क्या करें, सप्लाई से डिस्कनेक्ट तो आपने कर ही दिया, मेन सप्लाई को बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर भी जो आपका अफेक्टेड पर्सन है उसको आपने हाथ इंसुलेटेड ग्लव्स पहने बिना नहीं लगाना, क्योंकि वो खुद एक कोयल बन जाता है, उस बॉडी के अंदर करंट स्टोर्ड रह जाता है। जब उस इंसान को आपने करंट लग गया, जिसको उसकी बॉडी में करंट इतना ज्यादा रहता है फिर भी कि अगर आप उसको हाथ लगाया तो आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो उससे क्या रहना है, दूर ही रहना है, और उसको क्या करना है, अभी तक ग्लव्स या किसी और चीज के बिना आपने हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अगर उसके मुंह में कुछ हो, ठीक है, माउथ के अंदर अगर उसके कोई भी चीज हो, अनवांटेड पार्टिकल हो, अनवांटेड थिंग्स should be removed from his mouth, removed from his mouth। उसके माउथ में से कोई भी अनवांटेड थिंग है, लाइक गुटखा चबा रहा था, या सिगरेट पी रहा था, या कुछ और खा रहा था, ठीक है, कुछ भी हो उसके मुंह में, तो उसको अपन ने रिमूव करना है, क्योंकि उससे उसकी सांस रुक सकती है, वो सांस की नली में जा सकता है, ठीक है, वेन में चला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके मुंह में कुछ भी हो उसको अपन ने रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अपन ने उसको निकाल ही दिया। उसके बाद फर्स्ट एड किट देनी है उसको, लाइक अगर कहीं से उसकी कुछ जल गया है, कोनी वगैरह, या कहीं भी उसके कुछ जलने के वो है, तो आप उसको फर्स्ट एड किट देंगे, उसको उस चीज को वो करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। लाइक कोई जख्म हो गया उसके ऊपर, ठीक है, तो फर्स्ट एड किट आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके लाइक सबसे पहले तो अपन ने अनवांटेड थिंग्स जो उसके माउथ में थी उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर उसको सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसके क्लॉथ्स को लूज कर देंगे अपन उसके क्लॉथ्स को, ताकि जो उसको आसानी से सांस आ सके, उसको सांस लेने में दिक्कत ना आए। तो क्लॉथ्स को क्या करेंगे, अपन लूज कर देंगे। नेक्स्ट आता है लूजन द क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ लूजन या लूजन द क्लॉथ्स। ठीक है, थर्ड अपन चेक करेंगे, चेक इफ पर्सन breathes properly, सही से वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये अपन चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, अनवांटेड थिंग्स उसके मुंह से निकाली अगर उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, दूसरा अपन ने क्या किया, उसको फर्स्ट एड किट दी अगर रिक्वायर्ड हो। सेकंड में अपन ने फर्स्ट एड किट लिखना है, फर्स्ट एड किट, ठीक है, जिसमें पट्टी वगैरह, मरहम वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड में अपन ने क्या करना है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो क्लॉथ्स रिमूव कर देंगे, उसके क्लॉथ्स लूज कर देंगे, ठीक है, थोड़े से, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट अपन करेंगे, अगर वो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस बंद हो रही है, तो फिर अपन ने क्या करना है, चेक इफ द पर्सन ब्रीथ प्रॉपरली। अगर नहीं, देन अपने पास 3 मेथड्स हैं उसको ठीक करने के। अगर वो पर्सन सांस नहीं ले रहा है सही से, इफ क्वेश्चन ये भी आता है, इफ ए पर्सन नॉट प्रॉपरली ब्रीथिंग
देन व्हाट आर द मेथड्स टू गिव हिम ब्रीथ, उसको सांस देने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बोल के बता देता हूँ आपको, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है सारा, आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप समझ लेना। सबसे पहले कहते हैं मेक द विक्टिम लाई ऑन द स्टमक, पेट के बल उसको लेटाना है, उसके दोनों हाथों को, अगर उसके मुंह में कुछ हो उसको तो रिमूव करना ही अपने को, तो सभी मेथड के अंदर आएगा, मुंह के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए फॉरेन मटेरियल, ठीक है। क्लोथ्स को अपन लूज कर देंगे, ये अपन पहले ही कर चुके हैं ये सारी चीजें। उसके बाद अपन ने क्या करना है, प्लेस द बोथ द हैंड्स फ्लैट ऑन हिज बैक, दोनों हाथ उसकी बैक के ऊपर ऐसे सीधे रख लेंगे फैला के, ठीक है, ताकि उसको अपन सांस दिला सके। ऑन हिज बैक सच दैट द थम्स टच ईच अदर, उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे कि दोनों अपने थम्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करें। पीछे बैक यहाँ पे अपने चेस्ट के पीछे वाली साइड, वहां पे अपन कमर पे अपन उसके हाथ रखेंगे, ठीक है। देन कीप द फिंगर सेपरेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की फिंगर्स जो हैं उसकी बॉडी के ऊपर फैल जाएं अपनी, ऐसे अपन उसके ऊपर रख देंगे अपने हाथ से, और नीज के ऊपर बैठ जाएंगे उसके ऊपर पूरा लोड देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्रेजुअली लीन ऑन हिम, कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड पुट योर वेट ऑन द बॉडी, सारा वेट उस बॉडी के ऊपर दे देंगे अपन, उसकी चेस्ट को दबा देंगे पूरा फुल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिलीज कर देंगे, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, बैक वापस आ जाएंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये स्टेप आपने करना है, जो बार बार रिपीट करना है 4 या 5 टाइम इन 5 मिनट्स। रिपीट स्टेप 4 एंड 6, जो कि अपन ने ग्रेजुअली उसके ऊपर लोड दिया और फिर छोड़ दिया धीरे से, फिर लोड दिया फिर छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही इस स्टेप को अपन ने क्या करना है 5 मिनट तक जो है, जब तक ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक अपन इसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। अपन ने बॉडी के ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर लोड देना है, ठीक है। लोड देने के बाद थोड़ी देर तक, जैसे मैंने आपको हाथ की पोजीशन बताई थी, उस पोजीशन में अपन ने उसके ऊपर लोड देना है, ठीक है। जैसे ही उसको लोड आ जाए, अब उसी टाइम पे फिर से अपन ने उसको स्लोली उसके ऊपर से लोड हटा देना है, ठीक है। रिमूव द फोर्स को रिमूव कर देना है थोड़े समय के बाद, ठीक है। ऐसे ही आपने बार बार यही सेम रिपीट करना है, और इससे क्या हो जाएगा, उसको सांस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेप से मतलब कि पेट के बल पहले उसको लेटाया, फिर उसके ऊपर हाथ रखे उसकी बैक के ऊपर चेस्ट के पीछे वाली साइड, फिर उसके ऊपर अपन ने ग्रेजुअली लोड दिया, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे कि थम्स जो है वो एक दूसरे को टच करें और फिंगर सेपरेट हो चारों तरफ उसकी बैक के, ठीक है, ताकि चारों तरफ से बराबर ग्रेजुअल लोड आए उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद लोड देने के बाद अपन ने उसको छोड़ देना है, फिर से वो वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाना है। नेक्स्ट आता है सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। ये था पहला मेथड जिसके अंदर अपन ने सिंपल उसको क्या किया था, जो ब्रीथ्स देने की कोशिश की थी बैक की साइड से। सेकंड आता है सिल्वेस्टर मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड, इस कंडीशन के अंदर अपन ने क्या करना है, सिल्वेस्टर मेथड के अंदर, इसके अंदर जो अफेक्टेड पर्सन है उसको बैक के बल, कमर के बल लेटाना है, मतलब कि सीधा उसको माउथ ऊपर की ओर सीधा उसको लेटाना है, ठीक है। उसके बाद कपड़े उसके लूज करने हैं, वो सारी कंडीशन सेम रहेंगी, ठीक है। उसके मुंह से अनवांटेड मटेरियल अगर कोई हो तो उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद जो एक पिलो लेके उसकी कमर के नीचे रखना है, कोई भी पिलो तकिया उसकी कमर के नीचे, ताकि पेट उसका ऊपर की ओर उठ जाए, चेस्ट थोड़ी सी नीचे की ओर हो जाए, ऊपर वाला सारा पार्ट नीचे की ओर और पेट ऊपर की ओर, ताकि उसको सांस लेने में कठिनाई ना आए, ठीक है। ऐसे अपन ने उसको रखना है। उसके ऊपर क्या करना है, अपन ने उसके सर की तरफ अपन ने नीज के ऊपर बैठ जाना है, ठीक है। और उसके हाथ पकड़ के दोनों हाथ उसके चेस्ट के ऊपर रखवा के उसके ऊपर अपन ने ग्रेजुअल लोड देना है, ठीक है। होल्ड हिज आर्म बिलो द एल्बोज एंड ड्रॉ द आर्म ओवर हिज हेड, मेक द आर्म्स हॉरिजॉन्टल, मेंटेन द पोजीशन फॉर सम टाइम। एक बार तो आपने उसको क्या करना है, बिल्कुल सीधी आर्म्स रखनी है उसकी, और वहां पे कुछ देर के लिए रखना है। ध्यान दो, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ऐसे अपन ने इसके ऊपर लोड देना है, ठीक है, इंसान के ऊपर ऐसे रखना है इसको।
नेक्स्ट अपन ने क्या करना है, ब्रिंग हिम ऑन द आर्म्स ईच साइड ऑफ हिज चेस्ट, उसके बाद वापस लेके आनी है, चेस्ट के दोनों हाथ पकड़े रखने हैं उसके और उसके चेस्ट के ऊपर लेके आना है, फिर चेस्ट के ऊपर उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद ये पोजीशन अपन ने थोड़ी देर तक बनाए रखनी है, फिर वापस उसके हाथ फिर से सीधे करने हैं हॉरिजॉन्टल पीछे की ओर, फिर से उसके हाथ लाके चेस्ट के ऊपर रख के यहाँ पे कंप्रेस करना है, फिर से ऐसे ही सीधे, फिर से ऐसे करके कंप्रेस। तो यही पोजीशन बार बार करते रहनी है ताकि आप उसको सांस आने में जो सांस आना स्टार्ट हो जाए। तो ये होता है सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। इसके अंदर कोई तकिया रख के, जैसे कि पिल्लो रख के कोई बैक के नीचे उसके पेट को ऊपर की ओर कर देना है, चेस्ट नीचे रह जाएगी, फिर उसके हाथ को पहले सीधा ऊपर की ओर हॉरिजॉन्टल ले जाके उसके ऊपर दबाना है उसको, ताकि उसको सांस लेने में कठिनाई ना आए, उसकी चेस्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। फिर उसके हाथों को वापस लाके चेस्ट के ऊपर रख के यहाँ पे अपन ने फोर्स करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। थोड़ी देर तक रखना है, फिर छोड़ के फिर से सीधा, फिर यही स्टेप जो है रिपीट करना है। रिपीट द स्टेप 6 and 7 for 10 to 15 minutes till breathes normally। जब तक ये नॉर्मली ब्रीथ नहीं करता तब तक कंटिन्यू ऐसे ही करते जाना है, ठीक है, बहुत बार। नेक्स्ट आता है आपका ब्रीथिंग माउथ टू माउथ। थर्ड मेथड है ब्रीथिंग माउथ टू माउथ। माउथ से माउथ को ब्रीथ करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, उस पर्सन को पहले लेटाना है, उसके मुंह से कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल्स निकालने हैं, उसके कपड़ों को लूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसकी नेक के अंदर नीचे यहाँ पे एक हाथ लगा के, एक हाथ से उसकी नाक को बंद करके, ठीक है, नाक को बंद करना पड़ेगा, एक हाथ उसकी नेक को यानी कि माउथ को सीधा करने के लिए, ताकि यहाँ से कोई दबाव ना हो इस नेक के ऊपर, कहीं से रुक ना रही हो सांस, ठीक है। एक हाथ से उसके नाक को बंद करके आप क्या कर सकते हैं, उसको फोर्सफुली आपके माउथ से उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं एयर को उसके अंदर, ताकि जो उसके लंग्स हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर दे, ताकि उनके अंदर कोई वो वर्किंग जो है उनकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सांस देके उसको, उसके बाद रोक देना है, फिर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको उसके अंदर से कोई ऐसा है कि आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हो उसके मुंह के ऊपर, ताकि कोई भी आपके माउथ से कुछ ऐसे जो कीटाणु है, कुछ वायरस है वो उसके अंदर ना चले जाए, तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हो दोनों माउथ के बीच रख के, ठीक है। अब तो वाल्व्स भी आते हैं, वन साइडेड वाल्व्स, जिनकी मदद से आप आसानी से ब्रीथिंग कर सकते हो माउथ टू माउथ, ठीक है। वहां पे जब अपने को ऐसा कोई पर्सन शॉक में आ जाए, तब आपके पास ऐसी मटेरियल नहीं रहते, तो अब आपको खुद से ही ऐसी चीज जैसे रुमाल हो, रुमाल रख के उसके मुंह पे, उससे आप फोर्स कर सकते हो, ठीक है, जिससे वायरस का ट्रांसफर नहीं होएगा। तो ये सारी चीजें आपका, यही चीज आप फिर से बार बार करते रह सकते हो, जिसके कारण उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या किया जा सकता है, सेफली उसको ब्रीथिंग करवाई जा सकती है। ब्रीथिंग ना करे तो 3 मेथड्स मैंने आपको बताए। सबसे पहला मेथड था जिसके अंदर पेट के बल लेटा के उसकी कमर के ऊपर फोर्स करना है, लोड देना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन के अंदर अपन ने क्या किया था, उसको पीठ के बल, बैक के बल लेटाना है माउथ ऊपर करके, जिसके जरिए आप उसको हाथ को पहले सीधा करोगे, हॉरिजॉन्टल कर रखोगे पहले ऊपर करके, फिर बाद में चेस्ट के ऊपर लोड देके उसको बचा लोगे, सांस आ जाएगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड था, अगर आपको सांस लेने में फिर भी तकलीफ आ रही है उसको, तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करके आप उसको सांस दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉक की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जहाँ घर के अंदर इलेक्ट्रिक ऐसी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट से सारी वायरिंग जल जाती है। शॉर्ट सर्किट होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका करंट जो है किसी ऐसी चीज के बीच में से क्रॉस करे जिसका जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो करंट की, लाइक किसी बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वो बहुत ही कम करंट को क्रॉस होने देता है उसमें से, तो वहां पे पतली वायर, शॉर्ट वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा करंट एब्जॉर्ब कर सकती हैं, बहुत ज्यादा करंट से चलती है, लाइक इलेक्ट्रिकल मोटर्स 2 किलोवाट 3 किलोवाट ऐसी एनर्जीज होती हैं, मोटर्स होती हैं,
तो वो क्या करती हैं, वो इतना करंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि उनको क्या होता है, अब उनके ऊपर लोड तो बहुत ज्यादा होता है, जितना लोड उतना ही करंट वो एब्जॉर्ब करेंगी, खाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट ज्यादा पास होता है और लोड जो वायर होती है वो पतली होती है, वो जल जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये दोनों वायर से न्यूट्रल या फेस आपस में ही भिड़ गई। अब क्या होता है, बहुत जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है, इतना ज्यादा लोड हो गया उसके ऊपर। ऐसे अगर कोई सप्लाई जुड़ गई आपस में तो ये वाली सप्लाई जो होती है ये होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इसके अंदर तो इतना ज्यादा एक्सेसिव करंट और हीट पैदा होती है कि सारी वायरिंग जल जाती है। ठीक है, तो उस वायरिंग के जलने से पहले अगर आप इसको बचा सको तो वो कौन सी चीज होगी जो इसके बारे में कंटिन्यू वर्क करती रहेगी, वो होगा एक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, ये एक्सेसिव करंट फ्लो को रोकता है। इट जो होता है ये क्या करता है, ये एक्सेसिव करंट को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव करंट फ्लो। बहुत ज्यादा करंट का फ्लो रहा है उससे बचाने के लिए ये वर्क करता है, ये उसको डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को अगर करंट बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो को ये करंट का एक्सेसिव फ्लो होने का कारण क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव करंट फ्लो। तो एक्सेसिव करंट फ्लो किन कंडीशंस में होता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर, शॉर्ट सर्किट हो गई कोई चीज, ठीक है, दो वायर्स आपस में टच होंगी तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जहां ओवरलोडिंग के कारण, ठीक है, एक्सेसिव करंट फ्लो कब होगा, ओवरलोडिंग की कंडीशन में। ओवरलोडिंग मतलब कि पतली वायर थी, आपने उसके ऊपर ज्यादा वो मोटे जो मोटर थी, इलेक्ट्रिक मोटर, उसको चढ़ा दिया। अब वायर जो कंडक्टर है वो पतला है, वो गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म होने के कारण रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा उसका, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट, तब किसकी जो है एक्सेसिव करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तब किसकी जरूरत आएगी, फ्यूज की। और थर्ड रीजन क्या होता है इसका, अर्थ फॉल्ट। ठीक है, कोई जो अर्थिंग की हुई है वो सही से नहीं की हुई, वहां पे क्या हो रहा है, करंट प्रॉपर उसको वो नहीं कर रहा। ठीक है, जहां कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया बॉडी के अंदर करंट, तो भी क्या होता है, आपका करंट का एक्सेसिव फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको बचाने के लिए कौन सी चीजें जरूरत पड़ती है, वो एक फ्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज ए वायर, फ्यूज इज ए थिन वायर, ये फिट की जाती है प्रोवाइडेड इन फेस सप्लाई, फेस की सप्लाई के अंदर इसको इंसुलेट किया जाता है, या फेस वायर के अंदर इसको फिट किया जाता है। मतलब फेस वायर ऐसे आ रही है तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फेस वायर के अंदर बहुत ही थिन वायर जो है, कंडक्टर जो है वो यहाँ पे फिट किया जाता है when required. However, the fuse जो नेचुरल वायर को भी प्रोटेक्शन देता है, नेचुरल वायर के ऊपर भी फिट किया जा सकता है, न्यूट्रल वायर है उसके ऊपर भी फिट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है इसको फेस वायर के ऊपर ही लगाया जा सकता है। ठीक है, फॉल्ट कंडीशन के अंदर ये अपने आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकता है और इक्विपमेंट्स को बचा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जो मटेरियल होता है वो कौन सा होना चाहिए, फ्यूज के लिए मटेरियल कौन सा प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले मटेरियल जब आप सिलेक्ट करते हैं, मटेरियल ऑफ फ्यूज should have properties of, कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मटेरियल की, फ्यूज के मटेरियल की। सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए लो होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट।
अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी। मान लो ये आपका कंडक्टर है, इसके ऊपर यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज एक बहुत ही पतली वायर है, एल्यूमिनियम की या सॉरी आप कॉपर की यूज करते हो या लेड की यूज करते हो, जिंक यूज करते हो, जिंक और लेड का सॉरी किसी चीज का आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो, अलॉय यूज करते हो, तो ये वायर जो है ये बहुत ही जल्दी बर्न हो जाएगी अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो भी आपने वायर चूज की है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा लो होना चाहिए, ताकि उस छोटी सी वायर में पूरा लोड, देखो घर का एयर कंडीशनर भी चल रहा है, ठीक है, वो भी उसी छोटी सी वायर के ऊपर फिट है, ठीक है, तो इतनी छोटी सी वायर के ऊपर सारी चीजें फिट होने के लिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई होगा, तो वो मेल्ट ही नहीं होगा, ठीक है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही जो है ज्यादा होता है, मींस बहुत ही देर तक वो चलता रहता है। अगर एक्सेसिव करंट भी फ्लो कर रहा है तो भी कितनी देर तक फ्लो करता रहेगा, ठीक है, जब जो वो जलेगा तब तक सारी सप्लाई सड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जंग ना लगे उसको, ठीक है, ऑक्साइड ना बनाए, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट होके ऑक्साइड बना लेगा, तो वो जैसे बार बार हीट होता रहता है, फिर ठंडा होगा, फिर हीट होगा, तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड ना बनाए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट होने के बाद, ये भी उसकी कैपेसिटी खासियत होनी चाहिए, ठीक है। उसको वायर्स में ड्रॉ किया जा सके वो तो है ही, अगर आप फ्यूज को तभी यूज कर पाएंगे जब वो वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। मटेरियल्स तो बहुत सारे होंगे जो जिनका लो रेजिस्टेंस है, लो मेल्टिंग पॉइंट है और फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन है, लेकिन उनको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स में उनको खींचा जा सके, उनको खींच के वायर्स बनाई जा सके, ठीक है। तो ऐसा अपना मटेरियल होना चाहिए। तो इसके अंदर जो ये सारी चीजों को आपका जितनी भी आपने लिखा कि रेजिस्टेंस लो हो, मेल्टिंग पॉइंट लो हो, बहुत ही जल्दी जल जाए अगर एक्सेसिव लोड आ जाए तो, ठीक है, इन सबको जब आप कंप्लीट करेंगी, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो इन सबको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से मटेरियल्स आ जाएंगे फ्यूज के लिए, सबसे अच्छे मटेरियल्स कौन से आ जाएंगे, कौन सा मटेरियल आपका सबसे बेस्ट वाला मानते हैं कि उसको आप यूज कर सकते हो एज ए फ्यूज मीडियम, ठीक है। तो लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, या लेड एंड टिन अलॉय, लेड, दूसरा आ गया आपका जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है सबसे बेस्ट है क्योंकि सबसे सस्ता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम के बाद लेड एंड टिन अलॉय, ठीक है, टिन, लेड एंड टिन अलॉय ये कॉमनली यूज होते हैं मटेरियल्स जो कि फ्यूज के लिए। कॉपर को यूज नहीं करना क्योंकि कॉपर बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसका, बहुत देर बाद जलेगा तब तक सारी चीजें सड़ जाएंगी, ठीक है, उसको नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ फ्यूजेस। फ्यूजेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस, फ्यूजेस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है किट कैट टाइप फ्यूज, किट कैट, ये नाम सुना होगा आपने, किट कैट टाइप फ्यूज। फ्यूज जो होता है किट कैट टाइप फ्यूज, और इसी को बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज यूनिट, इसी को बोलते हैं और रीवायरेबल फ्यूज, जिसको वायरिंग जिसकी दोबारा चेंज की जा सकती है, रीवायरेबल फ्यूज। किट कैट टाइप फ्यूज और रीवायरेबल फ्यूज इसके दो नाम हैं, ये कॉमनली यूज्ड होता है हाउसेस के अंदर। इसके नेक्स्ट बहुत सारे टाइप्स हैं फ्यूजेस के,
और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, अलग अलग तरीके के फ्यूजेस के बारे में 10-10 नंबर में 5-5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि किटकैट टाइप फ्यूज जो होता है वो कैसे वर्क करता है। सेकंड है इसके अंदर जो फ्यूज का टाइप है वो है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज का मतलब होता है इसके अंदर की कार्ट्रिज जो होती है उसको चेंज किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर रीवायर नहीं किया जा सकता। कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। ये फर्स्ट होगा किटकैट, सेकंड होगा कार्ट्रिज जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो है उसके बारे में जिसके बारे में अपन ने पढ़ना है वो है हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज। HRC फ्यूज के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है HRC फ्यूज, ठीक है। ये सारे फ्यूजेस हैं, 3 टाइप हैं फ्यूजेस के जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।